नमस्कार आप सभी को। उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिनों से लगातार आपका करंट अफेयर्स प्रारंभ कर दिया गया है। और क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन उत्तराखंड से 10 से 15 करंट अफेयर्स निकल कर आते हैं, तो इसलिए प्रयास ये रहेगा कि उत्तराखंड से संबंधित जो करंट अफेयर्स का ये सेशन हो, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को भी हम जगह देते हैं। साथ ही साथ जब हम प्रारंभ करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड का स्टैटिक, आप कह सकते हो जीके, उत्तराखंड का जीके जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य विशेष के लिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जो जीके का खंड है उत्तराखंड में वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड का जो जीके वाला खंड है उसको भी यहीं पर कवर किया जाए, और साथ ही साथ उत्तराखंड से जुड़े हुआ करंट अफेयर्स को भी हम देखें, और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को भी हम देखेंगे। अच्छा लगता है, सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कम से कम लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। तो चलिए, आज इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है और एक एक करके प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से कोई भी प्रश्न होता है सबसे पहले हमें अपने आप में एक आदत बनानी होती है कि कोई भी प्रश्न हो, भले ही आ रहा हो, कम से कम 2 बार प्रश्नों को हमें पढ़ना चाहिए। चाहे प्रश्न आ रहा हो आपको समझ में या नहीं आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 3 4 बार प्रश्न को पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें। यदि आ रहा हो तो भी कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पे बोला गया है, वह स्थान जहाँ पर भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है किस राज्य से संबंधित है। क्या बोला जा रहा है? वह स्थान जहाँ पर भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है वह किस राज्य से संबंधित है। अब भारत की पहली घास संरक्षिका, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के घासों को लाकर लगाया गया है, विभिन्न प्रकार की घासें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप कह सकते हो पर्वतीय क्षेत्रों में जितने प्रकार की घास पाई जाती हैं वो सभी की सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 4 विकल्प यहाँ पर आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इन चारों में से आपको बताना है, आपको टिक करना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। चले बताएं, भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखो, आप उत्तराखंड से हो, ठीक है, आप उत्तराखंड से हो तो जानना जरूरी है। आपको बता दें कि भारत की पहली घास संरक्षिका जो बनी है ये अल्मोड़ा के रानीखेत में बनी है। कहाँ पर? अल्मोड़ा के रानीखेत में इसकी, आप कह सकते हो, इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखना है उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रानीखेत में, क्योंकि यहाँ पे राज्य पूछा गया है इसलिए आप बी विकल्प को टिक करोगे। और ज़्यादातर परीक्षा में, क्योंकि यदि आप किसी अन्य राज्य विशेष की परीक्षा दे रहे हो तो उम्मीद है कि राज्य पूछ लिया जाए। यदि आप उत्तराखंड राज्य विशेष की कोई परीक्षा दे रहे हैं, उत्तराखंड की कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि राज्य के अलावा इसके स्थान के बारे में, कि जिला पूछ लिया जाए या संबंधित स्थान पूछा जा सकता है। तो तीनों आपको याद रखना है, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, रानीखेत, तीनों आपको याद रखना है। जैसे ही बात अल्मोड़ा की आती है, क्योंकि आप उत्तराखंड से जुड़े हैं, तो उत्तराखंड से जुड़ी हुई जो जनगणना की रिपोर्ट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, सेंसस आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बता दें, अल्मोड़ा जो है ये उत्तराखंड का एक ऐसा जिला है जहां पर आपको लिंगानुपात सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा है तो कितना है? 1139 है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। साक्षरता की यदि हम बात करें तो साक्षरता यहाँ पर, यदि हम बात करें साक्षरता की अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में जो साक्षरता है वो 80.47% आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। विशेष रूप से साक्षरता वाला ये जो फैक्टर है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये आपको अवश्य याद रखना है कि अल्मोड़ा में लिंगानुपात उत्तराखंड के सभी जिलों से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक साक्षरता है कहाँ पे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता जो है वो देहरादून में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला जा रहा है, हाल ही में किसे पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन की बात हो रही है, इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन IMF की बात हो रही है। बोला जा रहा है IMF की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में यह नियुक्ति हुई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। लगभग नवंबर या दिसंबर माह में ये नियुक्ति हुई है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बताएं किसे IMF या भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 4 नाम आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको सही जवाब देना है। चलें बताएं। और आपको बता दें कि जब बात आती है इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन की, तो इसकी जो स्थापना थी, आधारशिला थी, ये 1958 में रखी गई थी। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो महिला हैं, एक गांव पड़ता है सुकई गांव, सुकई गांव, और ये जो सुकई गांव पड़ता है, ये पड़ता है पौड़ी जिले में। कहाँ पे पड़ता है, पौड़ी जिले में। तो याद रखना है, ये जो महिला हैं ये सुकई गांव पौड़ी जिले से संबंधित हैं, और यहाँ पे बात हो रही है हर्षवंती बिष्ट की। तो याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा शाब्दिक त्रुटि है, लिखा तो सही गया है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा हर्षवंती बिष्ट। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें इसको बताएं। उत्तराखंड में मुख्य फसलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत आता है। मतलब उत्तराखंड है, पर्वतीय राज्य है, फिर भी आप कह सकते हो लगभग सभी प्रकार की फसलें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। अब बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उत्तराखंड में उगाई जाती है, आपको बताना है। चलें बताएं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर उत्तराखंड में कौन सी फसल उगाई जाती है। यदि बात करें कि किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तराखंड में, और वह भी उसके आप कह सकते हो भार के आधार पे, टन कितने टन उसका आप कह सकते हो बेस यदि मान लें, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो गन्ने का होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्पादन में यदि हम देखें उसकी मात्रा के आधार पे, मात्रा विशेष रूप से टन में यदि हम देखें, तो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रश्न क्या बोला गया है कि किस फसल के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल आता है। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तराखंड में गेहूं के अंतर्गत आता है, और दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो चावल के अंतर्गत है, तीसरे स्थान पर गन्ना के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है, गेहूं, चावल और गन्ना के अंतर्गत उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल देखने को मिलता है। लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है, कृषि भूमि जो है वो गेहूं की फसल से आच्छादित होती है, गेहूं उपजाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फलों में यदि हम बात करें तो फलों में सबसे ज़्यादा आम, और आम के बाद जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा नींबू वाले आप कह सकते हो प्रजाति के जो फल होते हैं, नींबू प्रजाति के, उनका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको बताएं। अब बात आ गई है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की। बोला जा रहा है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में कुल अभिलिखित वन कितने वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड में कुल अभिलिखित वन कितने वर्ग किलोमीटर में है, ये आपको बताना है। और किस रिपोर्ट का यहाँ पे बारे में बात की जा रही है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में बात हो रही है, तो आपको बताना है। चलें बताएं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर वन आपको देखने को मिलता है। चलें जवाब दीजिएगा। प्रदेश में यदि हम लगभग बात करें तो प्रदेश के 71.05% पर आपको वन देखने को मिलता है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पे। ठीक है, 2021 के आधार पे 71.05 क्षेत्रफल पर आपको वन देखने को मिलता है। और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है 38,000 वर्ग किलोमीटर।
38,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में उत्तराखंड में आपको वन देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक वन प्रतिशत, यदि एक प्रश्न यहीं पे बन जाए कि सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पर है उत्तराखंड में, सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पर है उत्तराखंड में, तो आपको बताना है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है ये नैनीताल में है। याद रखिएगा, सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है ये नैनीताल में है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम वन प्रतिशत कहाँ पे है, न्यूनतम वन प्रतिशत कहाँ पे है, तो याद रखना है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर जो कि तराई के क्षेत्र में आता है, यहाँ पर सबसे कम वन प्रतिशत देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत आपको नैनीताल में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपने देखा कि लगभग 71.05% क्षेत्रफल पर वन हैं, तो इनमें सघन वनों का हिस्सा कितना है, उत्तराखंड के कितने क्षेत्रों पर आपको सघन वन देखने को मिलते हैं, तो उत्तराखंड के मात्र 9.45% भाग पर सघन वन देखने को मिलते हैं। मतलब वनों के अंतर्गत जो कुल क्षेत्रफल आता है उसमें से सिर्फ 9.45% एरिया पर आपको सघन वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन विहार कौन सा है, उत्तराखंड का सबसे पुराना वन विहार कौन सा है, बताएं। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन विहार कौन सा है। देखो, सबसे पुराना पता होना चाहिए हमें, सबसे बड़ा पता होना चाहिए, और विशेष रूप से ये हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और क्योंकि उत्तराखंड में वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य के अलावा यदि हम देखें तो नेशनल पार्क भी हैं, तो नेशनल पार्क के संदर्भ में भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, और साथ ही साथ सबसे पुराना नेशनल पार्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं और अन्य फैक्टों को देखते हैं। बोला जा रहा है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना वन विहार कौन सा है, तो आपको बता दें उत्तराखंड का जो सबसे पुराना वन विहार है वो है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड का सबसे पुराना वन विहार है। इसी के साथ साथ बोला गया है सबसे बड़ा वन विहार, तो सबसे बड़ा वन विहार जो है ये है केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन विहार है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा, तो आपको याद रखना है मसूरी वन्य जीव विहार, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो सबसे बड़ा हो गया केदारनाथ, सबसे छोटा हो गया मसूरी, सबसे पुराना हो गया गोविंदपुर। ठीक है, इसी प्रकार से नेशनल पार्क के संदर्भ में जब हम जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। अब नेशनल पार्क के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा उत्तराखंड में आता है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, यदि बात की जाए सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो आपको पता होगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यदि पूछ लिया जाए सबसे पुराना नेशनल पार्क, तो ये तो सबको रटा हुआ है कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें बताने की, समझने की, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में यदि हम बात करें कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में कितने टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, ये आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। उत्तराखंड के किस स्थान पर शिवरात्रि के अवसर पर टपकेश्वर का मेला लगता है, बताएं। उत्तराखंड के किस स्थान पर शिवरात्रि के अवसर पर टपकेश्वर का मेला लगता है, चलें बताएं और जवाब दीजिएगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर शिवरात्रि के अवसर पर टपकेश्वर का मेला लगता है,
जवाब दीजिएगा। किस स्थान पर टपकेश्वर का मेला लगता है, विशेष रूप से शिवरात्रि के अवसर पर? चलें, देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में ये मेला लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक मेला लगता है पिथौरागढ़ में, जिसको बोलते हैं व्यास ऋषि मेला। क्या बोलते हैं? व्यास ऋषि मेला, ये आपको पता होना चाहिए। व्यास ऋषि मेला कहाँ पे लगता है? व्यास ऋषि मेला पिथौरागढ़ में लगता है। फिर बात आती है नैनीताल में इनमें से कौन सा मेला लगता है? तो नैनीताल में इनमें से जो मेला लगता है उसका नाम है नंद सतसी मेला। ये कहाँ पे लगता है? नैनीताल में। इसके बाद आपका है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो मेला लगता है उसको बोलते हैं बिनाथेश्वर मेला। तो नंद सतसी मेला नैनीताल, अल्मोड़ा में बिनाथेश्वर मेला और पिथौरागढ़ में व्यास ऋषि मेला, ये आपको पता होना चाहिए। और टपकेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, इसके बारे में आपको बताया गया देहरादून। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? स्टैटिक है, उत्तराखंड का, जानकारी होगी ही आपको, तो बताएं। चले फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, आपको जवाब देना है। चलें बताएं कहाँ पर यह स्थित है। इन चारों में से कौन सा सही होगा, इसके संदर्भ में आपको जवाब देना है। देखो यहाँ पे बात हो रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की, तो आपको बता दें ये नैनीताल में आपको देखने को मिलेगा। इसको बताएं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का प्रमुख लोकगीत है? इनमें से कौन सा उत्तराखंड का प्रमुख लोकगीत है? बारहमासा, फूलदेई, जागर, चौफुला, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का प्रमुख लोकगीत है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का प्रमुख लोकगीत है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का प्रमुख लोकगीत है? इनमें से कौन सा उत्तराखंड का प्रमुख लोकगीत है, आपको बताना है। बारहमासा, फूलदेई, जागर या चौफुला, तो आपको बता दें ये सारे के सारे, चाहे बारहमासा की बात कर लीजिए, चाहे फूलदेई की बात कर लीजिए, चाहे जागर की बात कर लीजिए, चाहे चौफुला, ये सभी के सभी उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत में आते हैं। ठीक है, चलिए इसको बताएं। उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? चले जवाब दीजिएगा। उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, आपको बताना है। देखो साक्षरता में भी बात होती है, एक तो होती है ओवरऑल साक्षरता, एक होती है पुरुष साक्षरता और दूसरी होती है महिला साक्षरता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ओवरऑल कैटेगरी में पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। बताएं, जवाब दीजिएगा। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देखो अभी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा साक्षरता देखने को मिलती है देहरादून में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है न्यूनतम साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता आपको देखने को मिलेगी ऊधम सिंह नगर में। ये तो हो गया ओवरऑल कैटेगरी में, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता देखने को मिलती है रुद्रप्रयाग में। आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर देखने को मिलती है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपको हरिद्वार में देखने को मिलती है। आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम महिला साक्षरता कहाँ पे देखने को मिलती है? तो देहरादून में। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ देखने को मिलती है? तो उत्तरकाशी में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताएं, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? बताएं। देखो, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला तो है उत्तरकाशी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ोगे उत्तर की तरफ उत्तराखंड में तो सघनता दर जो है वो घटती देखने को मिलती है। ठीक है, बताएं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? देखो, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है और इसका सही उत्तर है हरिद्वार। यदि आपसे पूछ लिया जाए, दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है उत्तराखंड में? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा बागेश्वर में। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो इसको अलग अलग याद रखिएगा। जब अनुसूचित जाति की बात आए तो आपको बागेश्वर टिक करना है, जब अनुसूचित जनजाति की बात आए तो आपको उधम सिंह नगर टिक करना है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को हम समग्रता से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या कुल मिलाकर 15 है और 15 प्रश्नों से कम हम आप मान के चलिए एक प्रश्न से 3 फैक्ट, तो कम से कम 50 फैक्ट आपको तैयार होंगे और आपको हर हालत में उनको इसी कक्षा में तैयार करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्न क्या कह रहा है? ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? क्या बोला जा रहा है? ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं आपको बताना है। पहले इसके सीईओ हुआ करते थे जैक डॉर्सी। कौन थे पहले सीईओ? जैक डॉर्सी। और जैक डॉर्सी जो थे ये ट्विटर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और आपको यदि कभी पूछ लिया जाए कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो ट्विटर की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और यूएसए बेस्ड आप कह सकते हो एक संस्था है, ये आपको पता होना चाहिए। जैक डॉर्सी समेत 2 से 3 अन्य लोग थे जो इसके संस्थापक सदस्यों में जाने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसका जवाब देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं। मनु भंडारी, BR चौधरी, पराग अग्रवाल, अमित रस्तोगी, इनमें से कौन बने हैं आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन बने हैं आपको बताना है। मनु भंडारी, BR चौधरी, पराग अग्रवाल, अमित रस्तोगी। देखो इसमें से मैं कुछ विकल्प हटा देता हूं। जैसे BR चौधरी की यदि हम बात करें तो आप जानते हो वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमारे एयर मार्शल हैं, ये वायुसेना प्रमुख हैं BR चौधरी, तो ये तो हो गए बाहर। मन्नू भंडारी की यदि हम बात करें तो मन्नू भंडारी एक आप कह सकते हो फीमेल लेखिका थी जिनका निधन हो चुका है, तो मन्नू भंडारी भी, इनको व्यास सम्मान भी दिया गया था। इनकी एक कहानी थी, एक कहानी, यह भी याद रखिएगा। एक इनका उपन्यास था, एक कहानी यह भी, इसके लिए इनको व्यास सम्मान भी मिल चुका था और इनका निधन हुआ है, तो मन्नू भंडारी भी बाहर हो गए। अब बचे हैं अमित रस्तोगी और पराग अग्रवाल। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ने जैक डॉर्सी की जगह ली है ट्विटर के सीईओ के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू का नाम आप अक्सर सुनते रहे होंगे। काफ़ी अच्छा हमारा संबंध रहा है इजराइल के साथ और आज भी है।
और भविष्य में भी रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है इजराइल की तकनीकी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं भारत सरकार के जिनमें इजराइल मदद भी कर रहा है। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, ममनून हुसैन, नफ्ताली बेनेट, शेर बहादुर दोइबा, बशर अल असद। इनमें से कौन से हैं आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ममनून हुसैन, नफ्ताली बेनेट, शेर बहादुर दोइबा, बशर अल असद, या इनमें से कोई नहीं। चलें फास्ट जवाब सभी को देना है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ठीक, क्योंकि इसमें नए कम हैं करंट अफेयर्स, पुराने ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रयास है कि अच्छे से रिवीजन हो जाए चीज़ों का, जिससे आपकी परीक्षाओं में यहाँ से मदद मिले। तो बताएं इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है नफ्ताली बेनेट, ठीक है, बेनिट नहीं है, बेनेट है, ठीक है, बेनेट। तो नफ्ताली बेनेट बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इजराइल की यदि हम बात करते हैं तो जेरूशलेम यहाँ की राजधानी है, काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इजराइल का जो विवाद है फिलिस्तीन के साथ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरा नाम लिखा है ममनून हुसैन। ममनून हुसैन के बारे में आपको बता दें, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ममनून हुसैन का नाम इस संदर्भ में हमें पता होना चाहिए। शेर बहादुर दोइबा की बात करें यदि, तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नेपाल के पीएम है। और आप जानते होंगे कि नेपाल के साथ हमारे संबंध पहले जैसे नहीं हैं, बहुत बेहतर नहीं है। नेपाल अब कहीं ना कहीं वो चीन के ज़्यादा करीब हो गया है। तो नेपाल हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, आपके लिए तो ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अब नेपाल के बारे में क्या चीज़ें पता होना चाहिए? सबसे पहले राजधानी तो सबको पता है, रट गई होगी, मुद्रा भी यहाँ की रट गई होगी, ठीक है, नेपाली रुपया। नेपाल के साथ भारत एक सैन्य अभ्यास करता है, आप कह सकते हो वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, जिसको बोलते हैं सूर्य किरण। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। सूर्य किरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय उद्यान है, कभी पूछा जा सकता है क्योंकि लगातार चर्चा में रहता है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत और नेपाल की सीमा पर ही है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत यहाँ पे यदि हम देखें तो नेपाल सरकार बाघों को संरक्षित कर रही है, तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगला नाम आ रहा है बशर अल असद। आप जानते होंगे सीरिया का विवाद काफ़ी लंबा खींचा था, तो ये सीरिया के राष्ट्रपति उस समय भी थे और आज भी ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बशर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलें इसको बताएं, देश का पहला शहर जहां पर सार्वजनिक परिवहन हेतु रोपवे सेवाओं को विकसित किया जाएगा कौन सा है? और आप जानते हो कि इस समय एक रोपवे चर्चा में है, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे रखा है। तो सबसे पहले आप बताएं कि देश का पहला शहर जहाँ पर सार्वजनिक परिवहन होती है, इस शब्द पर गौर करिएगा। सार्वजनिक परिवहन हेतु रोपवे सेवाओं के गठन को मंजूरी दी गई है। तो ये कौन सा शहर है जहाँ पर सार्वजनिक परिवहन हेतु रोपवे की मंजूरी दी गई है, ये आपको बताना है। बताएं, गांधीनगर, वाराणसी, पटना और कोहिमा, 4 विकल्प हैं। इन चारों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। आप जानते होंगे एक पर्वत है त्रिकुंड पर्वत, इस समय तो सबको पता होगा, त्रिकुंड पर्वत है। और त्रिकुंड पर्वत देवघर स्थान आप जानते होंगे, भगवान शिव का बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। तो त्रिकुंड पर्वत जो है देवघर में, और आपको बता दें इस त्रिकुंड पर्वत में 3 पर्वत हैं और इनमें जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, तो उसकी ऊंचाई है 766 मीटर। क्यों पूछी जा सकती है? क्योंकि इसी देवघर पर, इसी त्रिकुंड पर्वत पर जो रोपवे था
वहाँ पे हादसा हुआ है और कई सारे लोगों की जानें भी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रोपवे था वो टूट गया था। एयरफोर्स की मदद से बहुत सारे लोगों को बचाया भी गया है। तो ये पर्वत आपको पता होना चाहिए। और देवघर की यदि हम बात करते हैं तो देवघर पड़ता है झारखंड में, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो रीजन है ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से बिहार वाले जो छात्र हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है कि कहाँ पर भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन हेतु रोपवे विकसित किया जाएगा। तो ये शहर है वाराणसी। वाराणसी की बात करें तो आप जानते हो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, भारतीय प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है। और आप जानते हो पिछले दिनों रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई थी और बनारस को क्योटो बनाने की बात की जा रही थी प्रारंभ में, और उसी के अंतर्गत ये कार्य हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 2 नए विश्वविद्यालय भी बन रहे हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। पहला है राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे बन रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो बन रहा है अलीगढ़ में बन रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है ये मेरठ में बन रहा है। ये कई बार मैंने बताया है, ये आपको अवश्य याद होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये है लखनऊ। ठीक है, और लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में है एक है स्थान है अमेठी, एक जिला है अमेठी। अमेठी में भारत और रूस की सहायता से AK-47 जो राइफल अभी तक हम यूज करते थे उसको प्रतिस्थापित करने के लिए राइफलों का निर्माण किया जा रहा है। तो अमेठी में आपको राइफल फैक्ट्री देखने को मिलेगी, विशेष रूप से क्लास निक्यो राइफल जो था उससे संदर्भित यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसको बताएं। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी और यह विश्व का पहला देश बना था? बताएं कौन सा है, आपको बताना है। फास्ट जवाब है, वो देश कौन सा है? अमेरिका, क्यूबा, चीन, इटली या इनमें से कोई नहीं? बताएं। और इस वैक्सीन का नाम था सोबेराना 2, ये भी आपको याद रखना है। सोबेराना 2 ये वैक्सीन का नाम था। और ये जो देश है इस देश के अधिनायक कहा जाता है फिदेल कास्ट्रो को, याद रखिएगा, नाम आपने शायद सुना हो, फिदेल कास्ट्रो इस देश के अधिनायक थे जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और इनको लोग आप कह सकते हो पूजनीय हैं इस देश में। और ये देश है आपका क्यूबा। ठीक है, तो इस देश की बात हो रही है, ये देश है क्यूबा, ये आपको पता होना चाहिए। क्यूबा के बारे में यदि हम बात करें तो क्यूबा को गन्ना और सिगार का देश कहा जाता है, भूगोल में आपने पढ़ा होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक गांव है बेयान गांव, जम्मू कश्मीर का एक गांव है बेयान गांव। और बेयान गांव जो था वयस्कों को, अपने गांव के वयस्कों को 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेयान गांव कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला जाएगा? इसे फेरिस व्हील भी कहा जाता है। फेरिस, इसे फेरिस व्हील भी कहा जाता है। तो ये कहाँ खोला जाएगा ये आपको बताना है। बताएं ये कहाँ खोला जाएगा? दुबई, रियाद, मनामा, मास्को। यहाँ पे जो चारों नाम दिए हुए हैं ये 4 देशों की राजधानियाँ हैं। अब ज़रूरी है क्योंकि आप
सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन चारों देशों के बारे, जैसे दुबई को छोड़ दें यदि हम, दुबई राजधानी नहीं है माफ़ करिएगा, लेकिन मास्को हो गया, मनामा हो गया, रियाद हो गया, ये तीनों की तीनों एक देश की राजधानियां हैं, इसलिए इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपका होमवर्क है रियाद किस देश की राजधानी है, मनामा किस देश की राजधानी है, मास्को किस देश की राजधानी है, उस देश का नाम साथ ही साथ मुद्रा का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देश का नाम और मुद्रा का नाम, दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको बता दें, इसको बोला जाता है आइन दुबई, इसका एक नाम और भी है आइन दुबई, और ये 250 मीटर ऊंचा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये संबंधित है दुबई से, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। दुबई की जब आप बात कर रहे हो, आप जानते हो यूएई में आता है। ठीक है, यूएई की मुद्रा आती है दिरहम, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और आपको पता होगा यूएई ने पिछले दिनों अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था, जिसको बोलते थे होप मिशन। तो याद रखिएगा, होप मिशन जो है ये दुबई का यूएई का अंतरिक्ष मिशन है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपसे एक होमवर्क मैं और पूछ रहा हूँ कि यूएई जो है इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, उसको क्या कहते हैं। यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्या कहते हैं आपको बताना है। यूएई के पास आपको देखने को मिलता है दो जल निकाय आपको देखने को मिलते हैं, एक है फारस की खाड़ी, एक है ओमान की खाड़ी। क्या देखने को मिलती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अब अगर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी देखने को मिलती है तो इन दोनों को एक निकाय है जो जोड़ता है, आपको पता होगा। और ये जो जल संधि है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं होर्मुज जल संधि। तो याद रखिएगा, होर्मुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, और यूएई से संबंधित है, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य से संबंधित है, बताएं। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य से संबंधित है, बताएं। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य से संबंधित है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्या है, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चल बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य से संबंधित है। देखो, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट की यदि हम बात करें तो ये संबंधित है असम से। कहाँ से, असम से। रायमोना जो रिजर्व फॉरेस्ट था इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। असम में एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती थी, इसको भी अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। तो असम में कुल मिलाकर 7 नेशनल पार्क आज की तिथि में आपको देखने को मिलते हैं, और 7 के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे काजीरंगा, रट जाना चाहिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सखौवा नेशनल पार्क। कितने हो गए, 3 और 2 5, और ये 2 हो गए आपके 7। कौन कौन से, देहिंग पटकाई और रायमोना। तो कुल 7 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जिनमें काजीरंगा और मानस ये महत्वपूर्ण सर्वाधिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विश्व के 2/3 एक सिंघी गैंडे आपको देखने को मिलते हैं। एक सिंघी गैंडों का जो आवास स्थल है भारत में, असम और पश्चिम बंगाल में है,
पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं जलदापाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। जलदापाड़ा में और काजीरंगा मानस मिलाकर 2/3 एक सिंघी गैंडे रहते हैं। देखो, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसीलिए मैंने मैप यहाँ पे रखा है कि जब हम असम की बात करते हैं तो असम में वाटर बेज भी काफ़ी हैं, ठीक है। और ये जो वाटर बेज हैं, ठीक है, नेशनल वाटर बेज, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे असम की बात हम करते हैं तो एक वाटर बेज ये आपको देखने को मिल रहा है जो असम से संबंधित है। ये किसको जोड़ता है? सादिया को जोड़ता है। किससे? धुबरी से जोड़ता है। सादिया को धुबरी से जोड़ता है और इसका जो नाम है ये है NW2। याद रखिएगा, NW2 नेशनल वाटर बेज 2 जो है ये सादिया को धुबरी से जोड़ता है और पूरा का पूरा ये जो वाटर बेज है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना है और इसकी कुल लंबाई जो है ये 891 किलोमीटर है। तो NW2 जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना है। दूसरा, ये NW2 जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर बेज है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा आता है NW1। NW1 जो है ये आप कह सकते हो भागीरथी से प्रारंभ होके इलाहाबाद होके फिर ये जाके आपका समाप्त होता है। तो NW2 क्या है? गंगा भागीरथी हुगली, हुगली में जाके समाप्त होता है। तो गंगा भागीरथी और हुगली, और इसकी कुल लंबाई है NW1 की 1620 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि हल्दिया से इलाहाबाद को कनेक्ट करता है NW1 और NW2 यदि हम बात करें तो सादिया से धुबरी को जोड़ता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय में भारत में कुल 13 वाटर बेज हैं जो कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं। 13 नेशनल वाटर बेज नाउ इन ऑपरेशन। वर्तमान समय में कुल 13 वाटर बेज हैं जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरे भारत में, दक्षिण भारत में भी हैं, उत्तर भारत में भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, NW1 जो है ये हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, 1620 किलोमीटर लंबा है। और दूसरा NW2 ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है जो सादिया को धुबरी से जोड़ता है और 891 किलोमीटर लंबा है। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलें बताएं, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। बिहान अग्रवाल, नव अग्रवाल, डेमन गलगुट या डेविड डिओप? बताएं, चले बताएं, जवाब दीजिएगा। अच्छा पुरस्कार है। देखो यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बिहान अग्रवाल और नव अग्रवाल को दिया गया। दोनों भाई हैं, दिल्ली से संबंधित हैं और इन दोनों ने विशेष रूप से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण की मुहिम चलाई थी। काफ़ी संख्या में वृक्ष लगवाए थे। साथ ही साथ जो ठोस अपशिष्ट निकलता है, ठोस कचरा जो निकलता है, उसके निस्तारण के लिए भी इन्होंने प्रयास किया और इसी को लेकर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगला नाम सी विकल्प में आपका है डेमन गलगुट। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा ई विकल्प, ठीक है। इसके बाद सी विकल्प में दिया है डेमन गलगुट। डेमन गलगुट की यदि हम बात करते हैं तो इनको बुकर पुरस्कार 2021 मिला है और इनकी जो उपन्यास था उसका नाम था द प्रॉमिस। याद रखिएगा, द प्रॉमिस उपन्यास के लिए डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। फिर अगला नाम आता है डेविड डिओप। डेविड डिओप की यदि हम बात करें तो इनको बुकर इंटरनेशनल, याद रखिएगा, एक पुरस्कार होता है बुकर पुरस्कार, एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बुकर इंटरनेशनल। तो डेविड डिओप को बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया है और इनकी रचना का नाम था एट नाइट
एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये रचना थी डेविड डिओप की। ये फ्रांस के हैं और फ्रांस के पहले व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है, इनको मिला है बुकर इंटरनेशनल। तो दोनों उपन्यास का नाम याद आना चाहिए, साथ ही साथ दोनों लेखकों का नाम आपको याद रहना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आपसे पूछ लिया जाए कि बुकर इंटरनेशनल किसे दिया गया, बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि द प्रॉमिस उपन्यास के लेखक कौन हैं, या एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये किसकी रचना है। इसलिए इसके लिए भी तैयार रहना होगा। इसको बताएं, हाल ही में भारत ने युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया है। हमने बोला जा रहा है कि युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज किस देश के साथ की है, आपको बताना है। चले बताएं, किसके साथ की है आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, अमेरिका, श्रीलंका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। चले बताएं, जवाब दीजिएगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम करते हैं ऑस इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ। श्रीलंका के साथ यदि हम बात करें तो श्रीलंका के साथ 2 से 3 अभ्यास होते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट है वो है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास जो है हम श्रीलंका के साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है यूके की। यूके के साथ भी हम सैन्य अभ्यास करते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है अजय वारियर। और अजय वारियर जो सैन्य अभ्यास है ये चौबाटिया उत्तराखंड में हुआ था। अजय वारियर नामक सैन्य अभ्यास हम यूके के साथ करते हैं, चौबाटिया नामक स्थान पर हुआ था उत्तराखंड में। अब बचा अमेरिका। अमेरिका के साथ हम करते हैं युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास। इसका मतलब है कि ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा जैपैड नामक बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ था। जैपैड नामक बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था, आपको बताना है। जैपैड, चलो बताएं, किस देश में ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था, बताएं। ये महत्वपूर्ण है, चले जवाब दीजिएगा, कहाँ पर आयोजित हुआ था। देखो, जैपैड की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात ये रूस में आयोजित हुआ था और भारत भी इसमें भाग लिया था। भारत ने लगभग 200 सैनिकों के एक दल को यहाँ पर इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा था। अब रूस की बात हो रही है तो आप जानते हो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूबल यहाँ की मुद्रा है, रशियन रूबल। इसके साथ साथ रोसकॉसमॉस यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि रोसकॉसमॉस किस रॉकेट का प्रयोग करता है तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि कई बार मैंने इसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में भागीदार राज्य कौन सा था। विशेष रूप से आप कह सकते हो जिनका आगामी एग्जाम है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलें फास्ट जवाब, इतना समय नहीं लेना है। और आपको बता दें ये 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत थीम के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। इसमें कोई भी इस प्रकार का जब मेला होता है तो एक होता है भागीदार राज्य, एक होता है फोकस राज्य। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पे बोला जा रहा है भागीदार राज्य कौन सा है, ना कि फोकस। आपको बता दें वो फोकस राज्य जो थे ये थे यूपी और झारखंड। यूपी और झारखंड 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य थे। भागीदार राज्य की बात करें तो भागीदार राज्य था बिहार। याद रखना है, भागीदार राज्य था बिहार, मतलब सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और आपसे पूछा जा सकता है विश्व पुस्तक मेला। ठीक है,
30वां विश्व पुस्तक मेला हुआ था प्रगति मैदान में। यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है कि विश्व पुस्तक मेले में अतिथि देश कौन सा था। तो याद रखना है विश्व पुस्तक मेले में अतिथि देश था फ्रांस, यह भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, चलो बताएं इसमें हाल ही में चर्चा में रहा बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। फास्ट जवाब, हाल ही में चर्चा में रहा बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहा बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया। बोनालू महोत्सव की बात हो रही है। बोनालू महोत्सव है तेलंगाना से। कल मैंने रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में बात किया था, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में, रामप्पा मंदिर के बारे में, दोनों एक ही चीज़ हैं, तो वहाँ से इस प्रश्न को रखा गया था। चलो इसको बताओ। हाल ही में गर्भपात के लिए अनुमति देने वाले नए नियम में गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसके लिए सरकार ने ये छूट दी है, क्योंकि इसकी मांग कई वर्षों से हो रही थी। और जैसे मानसिक विकार हो गया, शारीरिक अक्षमता हो गया, इसके साथ साथ दुराचार से पीड़ित यदि कोई बच्ची है तो उसके लिए ये छूट दी गई है। कुछ विषम परिस्थितियों में ये छूट दी गई है, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए छूट दी गई है, तो कुछ विषम परिस्थितियों में ये छूट दी गई है। और पहले ये हुआ करता था 20 सप्ताह, ठीक है, पहले 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 24 सप्ताह। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 24 सप्ताह। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है, आपको बताना है, बताएं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है, आपको बता दें। इसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। लेकिन इसमें जो तकनीकी प्रदान की गई है, तकनीकी मदद जो मिली है, वो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन और डीआरडीओ और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन और डीआरडीओ ने मिलकर तकनीकी दी है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। यहाँ पे बात हो रही है आईएनएस ध्रुव की। तो याद रखिएगा, आईएनएस ध्रुव जो है ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, जिसको हाल ही में भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम से शामिल किया गया। ठीक है, चलें इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा नियो बोल्ट क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा नियो बोल्ट क्या है, चलो बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा नियो बोल्ट क्या है। एक व्हील चेयर, एक ड्रोन, एक मिसाइल, एक सॉफ्टवेयर। नियो बोल्ट क्या है, फास्ट जवाब। नियो बोल्ट क्या है, देखो बात हो रही है नियो बोल्ट की, तो आपको बता दें नियो बोल्ट एक व्हील चेयर है, स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है, जिसको आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ए विकल्प, एक व्हील चेयर। आज का लास्ट प्रश्न ध्यान से, टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित है, मैं कह दूंगा। तो इसमें आपको बताना निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है। टोक्यो पैरा ओलंपिक से मैंने खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, ठीक है, मतलब सभी के सभी पैरा खिलाड़ी हैं। तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है, आपको बताना है। अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, मरियप्पन थंगवेलु, सुहास एल वाई, बताएं फास्ट जवाब। देखो मरियप्पन थंगवेलु तो एक एथलेटिक्स थे, ठीक है, इनको आप हटा दो। इसके साथ साथ बचे अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, तो ये निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं, इनका खेल है निशानेबाजी। अब बचे हैं सुहास एल वाई, वर्तमान समय में नोएडा के डीएम हैं, और सुहास एल वाई ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। डी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। कहने का मतलब है यही प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और खिलाड़ी और उनके खेल के बारे में हमें अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और क्विक रिवीजन सीरीज थोड़ा सा मैं उसको आपको दिखा देता हूँ
थोड़ा सा उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। और आप सभी से आग्रह है कि इसके बारे में आप कमेंट और दीजिएगा कि क्या इसको आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, क्योंकि कल से ये आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखो इस तरह से कुछ PDF है, ठीक है। अब इनमें क्या है, क्योंकि क्विक रिवीजन है, हमें डिटेलिंग में नहीं जाना है चीज़ों के, ध्यान दीजिएगा, क्विक रिवीजन है, हमें चीज़ों के डिटेलिंग में नहीं जाना है। जैसे मैंने बार बार बोला है आपको कि अब अंतिम समय चल रहा है आपकी परीक्षा का, तो लूसेंट या कोई भी वन लाइनर है उस पर आपको फोकस करना है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि यदि आप सहयोग देते हैं तो इस तरह की जो भी वन लाइनर है पुस्तक जो भी मेरे पास है, इनमें निचोड़ है, आप कह सकते हो लूसेंट और घटना चक्र का निचोड़ है, तो इसको हम हल करेंगे। और ये सभी के सभी जो हैं ये परीक्षा में पूछे गए फैक्ट हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जंतु विज्ञान अध्ययन कराता है किसका, जंतु विज्ञान अध्ययन कराता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। फिर यहाँ पे बोला गया है सही सुमेलन है, मतलब पक्षी विज्ञान को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। वंशागति को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। पर्यावरण को क्या बोलते हैं, पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैलियोबायोलॉजी। तो इस तरह से हमें पढ़ते हुए चलना है, हमें एक एक लाइन पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। जैसे आप लूसेंट पढ़ते हो तो उसी तरीके का प्रयास है। और आप एक बार बताइएगा जरूर, इसके बाद से कल इसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस माध्यम से हम कम से कम जो हमारी विषय वस्तु है उसको 100% कंप्लीट कर सके, करंट अफेयर्स को छोड़ के। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू इसके बारे में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।